अब देखिए हमने जो ऑसिलेशंस देखे थे, डैम्ड ऑसिलेशंस, डैम्ड एसएचएम, कि भैया अपने आप रुक जाएगी, ठीक। ये तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। जब हम झूला झूलते हैं स्विंग में, जब हम झूला झूलते हैं और हम धक्का नहीं ले रहे हैं या हमें कोई धक्का नहीं दे रहा है, तो हम झूला थोड़ी देर में रुक जाता है अपने आप, ठीक है। तो हम झूला लेने के लिए क्या करते हैं, या तो खुद पैर से धक्का देते रहते हैं जमीन से, या हमें कोई धक्का देता है, ठीक है। तो अब जैसे ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है, ये रुक जाएगी, तो हमें पता है ये रुक जाएगी, तो हम इसको चलाए रखने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हम इसको देखिए फोर्स ऑसिलेशन कराएंगे। मान लीजिए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2, मतलब 2 साइकिल्स कर रही है पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तब ये भैया 2 ऑसिलेशंस पर सेकंड करेगी। हम फोर्स ऑसिलेशन, अब हम इसको फोर्स करा रहे हैं, हम हमारे हिसाब से चलाना चाहते हैं इसको, देखिए। तो हम इसको पकड़ के 3 ऑसिलेशंस पर सेकंड भी करा सकते हैं, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड भी करा सकते हैं। फोर्स लगा के हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज कर सकते हैं। फोर्स, हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, हम ड्राइविंग एजेंट है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, देखिए। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन कर रही है बॉल। अभी स्विंग का एग्जांपल ले, जैसे झूला झूलते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा झूला झूल रहा है, उसको कोई धक्का दे रहा है, ठीक है। तो उसको धक्का कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम धक्का कैसे देते हैं, देखिए। जो झूला झूलने का एक्सपीरियंस है, झुलाने का एक्सपीरियंस है, देखिए कैसा है। ये धक्का दिया, फिर ये जब पीछे पीछे आता है तब हम धक्का देते हैं, देखिए। ये पीछे पीछे आता है तब हम धक्का देते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। भैया और तेज झूलना चाहता है तो हम बिल्कुल पीछे आता है तो धक्का, फिर धक्का, फिर धक्का, फिर धक्का। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, देखिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए ये 1 सेकंड में 2 बार पीछे आ रहा है, तो हम भी 1 सेकंड में 2 बार ही धक्का देंगे। तो जो हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग एजेंट है हम, जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने हमारी फ्रीक्वेंसी, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए लगभग इसके बराबर ही रख ली। देखिए ये 2 चक्कर पर सेकंड काट रहा है तो हम भी 2 बार ही धक्का देंगे। ये 2 चक्कर काट रहा है तो हम भी 2 बार ही धक्का देंगे। तो हमने हमारी फ्रीक्वेंसी जो हम ड्राइव कर रहे हैं, जो उसको फोर्स कर रहे हैं, वो इसके बराबर कर ली ताकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाए। ये तो डैम्पिंग के चक्कर में, देखिए अभी धक्का नहीं देंगे तो क्या होगा, रुक जाएगी, डैम्पिंग हो जाएगी। तो हमें इसको फोर्स लगाकर ऑसिलेशन कराने पड़ेंगे। सो दीज आर फोर्स्ड ऑसिलेशन। और उन फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी जो हम करते हैं जिससे कि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा मिले हमें, वो हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हमारी फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं, जो ड्राइव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं। तो जो ये कंडीशन हो रही है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हमने हमारी फ्रीक्वेंसी कर ली, उसे रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी जो कंडीशन में ड्राइविंग एजेंट की फ्रीक्वेंसी अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, दैट कंडीशन इज रेजोनेंस कंडीशन, उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलता है। अभी कैसे हो रहा है देखिए, समझते हैं इसको अपन, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन करा रहे हैं, ठीक है ना। अब फोर्स ऑसिलेशन में भी हम रेजोनेंस की कंडीशन में देखेंगे उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा क्यों होता है, फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जो ड्राइव कर रही है इसको फोर्स, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं उसको, वो मान लेते हैं हमने ली ड्राइविंग फोर्स F0 साइन ओमेगा डी, डी फॉर ड्राइविंग, टी। मतलब अब साइनोसोडली ही हम हमारी फोर्स को भी वेरी करा रहे हैं, जो ड्राइव कर रहा है उसको वो भी साइनोसोडली ही वेरी करा रहा है अपनी फोर्स को। ओमेगा डी, डी स्टैंड्स फॉर ड्राइविंग, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो जब डैम्ड ऑसिलेशन हो रहे थे, जब फोर्स नहीं लग रही थी, तब हमारी इक्वेशन थी ma इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू बी। जब हमने ये वाली फोर्स नहीं लगाई थी तब के एक्स और बी इंटू बी, जो ड्रैग फोर्स लग रही थी, रेजिस्टेंस फोर्स लग रही थी, अब उसमें ये फोर्स भी ऐड हो जाएगी। तो नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी प्लस F0 साइन ओमेगा डी इंटू टी, ठीक है। अब देखिए, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब एसएचएम हो रहा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कोई ड्रैग नहीं, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं, तो एक्स कितना आया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये ओमेगा जो है अंडर रूट के बाय एन, ये आई थी हमारे पास में ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बाय एम। अब देखिए, अब तो ड्राइव करा रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, इनिशियली तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से मोशन कुछ कुछ तो होता है, अजीबोगरीब होता है थोड़ा मोशन, लेकिन कुछ समय बाद
इसका जो मोशन होता है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हो जाता है। सो दिस इज ओमेगा डी टी प्लस फाई। तो जो ऑसिलेशन होता है वो उस फ्रीक्वेंसी का होने लग जाता है जिससे कि ड्राइविंग एजेंट ड्राइव करा रहा है। ठीक है, तो ओमेगा डी आ गया यहां पर भाई। अब यहां पे जो एम्पलीट्यूड होता है ए कितना आता है उसकी कैलकुलेशन देखिए। बेसिकली इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें एम्पलीट्यूड आ जाएगा कुछ ये। ओ भाई साहब, क्या एम्पलीट्यूड आ गया है, तो बड़ा डरावना सा एक्सप्रेशन आ रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए एफ नॉट बाय एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी, ये वो ड्रैग कांस्टेंट ओमेगा डी बाय एम का स्क्वायर, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इससे हम जो चीज एनालिसिस हमने करी थी कि जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो किस तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ता है वो देखते हैं। देखिए तो ये एम्पलीट्यूड ये ले लिया हमने। अब एक केस कंसिडर करते हैं, मान लीजिए डैम्पिंग स्मॉल है डैम्पिंग बहुत कम है, उस केस की बात करते हैं अगर अपन। तो देखिए डैम्पिंग कम है मतलब ये बी बहुत छोटा है, बी बहुत छोटा है तो ये वाली जो टर्म है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। डैम्पिंग छोटे का मतलब बी वेरी स्मॉल, तो जब बी बहुत छोटा है तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ए कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए आ जाएगा एफ नॉट बाय एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा और ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए मजे की बात, जब ओमेगा अप्रोक्सीमेटली ओमेगा डी के बराबर हो जाएगी, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, या इसको ऐसे बोले हम, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जैसे जैसे क्लोज जाती जाएगी एम्पलीट्यूड बड़ा होता जाएगा। देखिए, और एम्पलीट्यूड जब ये दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा मिलेगा। ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस, दिस इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ड्राइविंग एजेंट जो ड्राइव कर रहा है और जो ऑसिलेशन कर रहा है वो रेजोनेंस में है। दिस इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखिए ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट करते हैं रेजोनेंस को समझने के लिए। अब रेजोनेंस को समझने के लिए एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो ये हमने दो पेंडुलम लिए अलग अलग लेंथ की, एक की लेंथ ज्यादा एक की लेंथ कम है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जिसका एल ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम है। ऑसिलेट करा के देख लेते हैं, ये ज्यादा चक्कर काटेगा पर यूनिट टाइम, देखते हैं जरा। देखो इनको ऑसिलेट करा के छोड़ देते हैं तो देखो ये ज्यादा चक्कर काट रहा है ये वाला, क्योंकि इसकी लेंथ कम है इसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल ज्यादा है। अरे भाई भिड़ेगा लगता है ये तो, ठीक है ना। तो ठीक है, ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब रेजोनेंस समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हेवी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमने एक बॉल ले ली, ठीक है ना। अब ये इन दोनों को ड्राइव करेगा बेसिकली, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखना अभी मजेदार चीज, ये हमने इस बॉल को भी यहां से टांग दिया, ठीक है, इस बॉल को भी हमने यहां से टांग दिया, सच दैट इसकी लेंथ जो है हम बड़ी वाली जो पेंडुलम है उसके बराबर रख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने इसकी लेंथ इसके बराबर रख दी, ठीक है। अब इसको ऑसिलेट कराएंगे तो देखना, अभी दोनों को रोक लेते हैं, ठीक है, और इसको ऑसिलेट कराते हैं। ये सोर्स है बेसिकली, ये इनके ऑसिलेशन ड्राइव करने वाला है। अब देखते हैं जरा क्या होने वाला है। देखिए ये चलाया हमने, ठीक। अब देखिए किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये बड़ी वाली पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका तो देखिए बिल्कुल कम एम्पलीट्यूड है, क्योंकि सोर्स और इसकी फ्रीक्वेंसी अब बराबर हो गई है, दे आर इन रेजोनेंस। तभी देखिए इसी का एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा आया, अब डैम्पिंग हो गई, ठीक है, पर देखिए अभी इसका एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा आ रहा है, इसका ही ज्यादा आ रहा है एम्पलीट्यूड। दे आर इन रेजोनेंस, इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बिल्कुल सेम है फ्रीक्वेंसी इनकी, लगभग लेंथ बराबर है, तो फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी लेंथ को हम छोटा करते हैं, अब छोटे वाले के बराबर कर देते हैं इसकी लेंथ को हम, तो ये इसकी लेंथ को हम छोटे वाले के बराबर कर देते हैं, छोटे वाले के बराबर कर देते हैं इसकी लेंथ को हम,
अब देखो इसकी लेंथ इसके बराबर, छोटे वाले के बराबर करती है। अब देखते हैं भाई, ठीक है, अरे रुक जाओ भाई, सोर्स को ऑसिलेट कराते हैं, देखो देखते हैं फिर किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा आता है, क्या होता है दोनों में, किसके साथ में रेजोनेंस में होता है यह सोर्स, ठीक है। किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है, यस। तो नाउ जब ये लेंथ है तो ये दोनों रेजोनेंस में थी, तभी तो इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा था, ठीक है। सो दिस इज रेजोनेंस, देखा हमने एक्सपेरिमेंट में। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। इसके तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। पता है 1940 में वॉशिंगटन में एक ब्रिज, टाकोमा नैरोज कुछ ऐसा नाम था उसका, वो टूट गया था रेजोनेंस की कंडीशन में। जो विंड ब्लो हो रही थी, इनफैक्ट 4 महीने में टूट गया था वो। ट्रैफिक के ओपन होने के बाद जब उसमें से आना जाना स्टार्ट हो गया, उसे 4 महीने में टूट गया वो। जो वहां हवा चल रही थी ना, उसने जब उस ब्रिज को वाइब्रेट कराया तो वो ब्रिज अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग गया। मतलब जो सोर्स ड्राइविंग एजेंट था वो रेजोनेंस में आ गया उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो ब्रिज का एम्पलीट्यूड बढ़ गया और वो टूट गया। इसीलिए जब सोल्जर्स ब्रिज के ऊपर से जाते हैं कदम ताल करते हुए, मार्च करते हुए, तो उनको बोलते हैं भैया ब्रिज के ऊपर कदम ताल मत करो, मार्चिंग मत करो, अलग अलग ही चलो, सिंक्रोनाइजेशन में मत चलो। क्योंकि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ब्रिज का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ब्रिज टूटने का खतरा बढ़ जाता है। आजकल तो क्या करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो वो ब्रिजेस में डैम्पर्स लगा देते हैं, हाइड्रोलिक डैम्पर्स, जिससे वो ब्रिज के ऑसिलेशंस को डैम्प कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे हमारी गाड़ी में होते हैं ना शॉकर, जो होते हैं गाड़ी में शॉकर होते हैं। आपकी गाड़ी किसी दचके में गई, किसी गड्ढे में गई, तो ऐसा नहीं होता, गाड़ी उचकती रहती है हमेशा, डैम्प हो जाती है थोड़ी देर में, 1-2 बार उचक के डैम्प हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से इन ब्रिजेस में भी डैम्पर्स लगा देते हैं, ताकि वो फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट नहीं करने लग जाए। रेजोनेंस का और एप्लीकेशन देखें अगर अपन, कुछ लोग अगर आपने देखा हो तो ग्लास तोड़ देते हैं अपनी आवाज से, या गाते गाते ग्लास टूट जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, रेजोनेंस में आ गए, तो ग्लास का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और कुछ टाइम बाद वो ग्लास टूट जाता है। ऐसा ही एप्लीकेशन देखने को मिलता है अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ बिल्डिंग्स ज्यादा डैमेज होती हैं, कुछ कम डैमेज होती हैं, सेम मटेरियल की बनी होती है तो भी। तो वो बिल्डिंग्स ज्यादा डैमेज होती है जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी के करीब होती है। जितनी करीब होती है उनमें उतना ज्यादा डैमेज होता है उन बिल्डिंग्स में। तो रेजोनेंस इफेक्ट का जो हमको जो एप्लीकेशंस हैं वो काफी सारे देखने को मिलते हैं। रेजोनेंस कब होता है, जब जो ड्राइविंग एजेंट होता है, जो सोर्स होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के करीब, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर जो ऑसिलेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।